So today we have next class, that is class number 13. Okay? और आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. राइट? तो पहले हमने करी थी पहली क्लास में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, फिर उसके बाद पिछली क्लास में की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड प्रॉपर्टी पे पहुंच गए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. चले, तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? वैसे ही पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, कुछ लोड नहीं लेना दिमाग पे. स्लोली स्लोली सारी टर्म्स क्लियर होती जाएंगी. बस पेशेंस बना के धीरे धीरे हार्डवर्क करते रहो, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहो, फिर हो जाएगा काम. तो चलिए, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा ही होता है ना, जैसे हम पानी है, पानी को बर्फ जमाना चाहते हैं तो पानी को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पे 0 सेल्सियस एक टेम्परेचर आ जाता है जब पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो कितना हुआ पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस, या कैपिटल टी में कितना कहोगे? 273 केल्विन. स्मॉल टी सेल्सियस में, कैपिटल टी केल्विन में. लेकिन हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर की फॉर्म में. ये तो पुरानी डेफिनेशन है, छोटे बच्चों वाली. तो वेपर प्रेशर की फॉर्म में हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का सेम वेपर प्रेशर होता है. किस किस का? जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी वेपर प्रेशर की फॉर्म में पढ़ा था ना, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे. यहां पे होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं. दोनों 1 एटमॉस्फेयर नहीं, 1 एटमॉस्फेयर बॉइलिंग पॉइंट में था. लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं. आप बोल सकते हो दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाती है. अगर इक्विलिब्रियम नहीं याद रखना, भूल जाओ. बस ये याद रख सकते हो कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, तो वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है? तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ? मैं लिख रहा हूं, ये डेफिनेशन याद करिएगा. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड हैव सेम वेपर प्रेशर. क्या होंगे? सेम वेपर प्रेशर. तो ये है डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की. तो क्या लिखेंगे हम? इट इज दैट टेम्परेचर at which liquid and solid state have same vapor pressure. तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. लेकिन हमें जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं है, वो किस पे है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब ये डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट का, कम हो जाता है जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं. ठीक है? जब हम क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं. आप इसे घर पे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो. मान लो आपने फ्रीजर में पानी रखा बर्फ जमाने के लिए, तो वो मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम गया. तो इस प्रोसेस के लिए मान लो आधा घंटा लग गया. जब उसी फ्रीजर में आप कोई नमक पानी के अंदर कुछ आइसक्रीम जमाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सॉल्यूट डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है,
शुगर डाल रखी है, तो वो ज्यादा टाइम लेगा या ज्यादा कूलिंग लेगा। कूलिंग तो चलो हमने फिक्स कर रखी है, तो अब देखना अगर बर्फ आधे घंटे में जम गई पानी की, तो जो आइसक्रीम जमने में आधे घंटे से ज्यादा लगेगा। ये इंडिकेट करता है भी अगर हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से सॉल्वेंट से कम हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे एक तरीके से और समझ लीजिए, मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, वेपर प्रेशर की फॉर्म में समझिएगा। आपको पता है भी जब हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है कम, मानते हैं? तो मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर है ज्यादा, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम आती है सॉलिड स्टेट के साथ वो ज्यादा टेम्परेचर पे आती है। कुछ मान लीजिए वो आती है टेम्परेचर कुछ TF1 पे, ऐसे मान लीजिए TF1 पे। जब आप इसके अंदर ये मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे TF1 प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसकी सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम आ गई किसी ज्यादा टेम्परेचर पे, किसी सेल्सियस पे। मान लीजिए जैसे प्योर वाटर है तो प्योर वाटर की आ गई कितने पे, 273 केल्विन पे। जब आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या शुगर डिसॉल्व कर दी, चीनी डाल दी, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो पानी जो है वो मतलब पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सोल्यूशन बन गया, उसकी जो वेपर प्रेशर की जो इक्विलिब्रियम आनी है सॉलिड के साथ, मतलब जब उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, वो कम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि अब वेपर प्रेशर लिक्विड का कम हो गया तो उसकी इक्विलिब्रियम सॉलिड के साथ कम टेम्परेचर पे आएगी। तो मान लीजिए वो कुछ TF2 पे आएगी सोल्यूशन का, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो मान लो वो आएगी, जैसे ये 0 सेल्सियस पे थी, ये -2 सेल्सियस पे आएगी। -2 सेल्सियस मतलब 271 केल्विन। तो जो डिप्रेशन है वो होता है डेल्टा TF। क्या होता है बच्चों डिप्रेशन? डेल्टा TF। तो कौन ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का। किसका कम है? सोल्यूशन का। तो TF1 माइनस TF2 कितना था? TF1 273, TF2 एक एग्जांपल है 271, तो कितना आ गया? 2 केल्विन। तो इस टर्म को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बस अब अपने दिमाग में एक सिंपल सी बात याद रख लीजिए, भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था सोल्यूशन का, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, मतलब बर्फ, अगर प्योर पानी की बर्फ जमानी है तो आधे घंटे में जमेगी, लेकिन अगर नमक में शुगर डिसॉल्व कर दे तो बर्फ ज्यादा टाइम लेगी, मतलब ज्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी, मतलब उसका टेम्परेचर नीचे चला गया। तो नीचे चला गया मतलब डिप्रेशन हो गया। तो डेल्टा TF होता है प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। हालांकि हम प्योर सॉल्वेंट को बाद में TF0 से डिनोट करेंगे और इसको राइट, मैं आपको इसको ग्राफिकली भी समझाता हूं। इतनी बात क्लियर हुई? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हैव सेम वेपर प्रेशर। और क्या लिख सकता था मैं? और वी कैन से दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही होता है भी सेम वेपर प्रेशर। रहने दीजिए, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम वेपर प्रेशर, ठीक है, एक एग्जांपल ही है। अब मैं ग्राफिकली समझाता हूं, ग्राफिकली समझिए फिर उसे नोट करिएगा। ग्राफिकली है जैसे मान लीजिए ये है ग्राफ ऑफ, वही जैसे बॉइलिंग पॉइंट में बनाया था, ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैंने ले लिया x एक्सिस पे और वेपर प्रेशर मैंने ले लिया y एक्सिस पे। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, क्यों? क्योंकि जब मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अरे बर्फ जमाते हैं तो पानी टेम्परेचर कम करना पड़ता है, और वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। यहाँ पे वेपर प्रेशर है तो ये नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए ये A है कोई प्योर सॉल्वेंट,
किसी टेम्परेचर पे उसका कुछ वेपर प्रेशर था। अब मैंने उसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होना शुरू हो गया। अब जब जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, या तो जीरो ही हो जाता है, तो एकदम से और डिप आएगा। तो ये लाइन बन गई सॉलिड की। ये जो डॉट है बीच में, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया, इसको हमने लिख दिया TF नॉट। मतलब ये थी ऊपर वाली लाइन लिक्विड की, और ये वाली लाइन होगी किसकी, रेड वाली, सॉलिड की। और ये जो पॉइंट हो गया, ये जो हो गया, इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इस पे क्या है, लिक्विड और सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट करती है। मैंने बता रहा था ना मैं, भाई इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड का सेम वेपर प्रेशर है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो, दे हैव सेम वेपर प्रेशर, दे हैव सेम वेपर प्रेशर। ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, याद रखिएगा। ए मतलब किसकी बात चल रही है, ओनली सॉल्वेंट की बात चल रही है। तो TF नॉट है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब अगली बात सुनो, आपने मान लो उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या बन गया, अब सोल्यूशन बन गया, तो वो AB। तो अब सोल्यूशन बनते ही उसका वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे कम हो जाता है। तो मान लो वो यहां पे आ गया AB क्या हो गया, सोल्यूशन। तो अब उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे। तो वो जब कन्वर्ट करेगा वो यहां पे आया, ठीक है। तो जब वो एकदम से कन्वर्ट कर गया तो सॉलिड तो वो यही भी है, लाइन तो सेम ही रहेगी। लेकिन जिस टेम्परेचर पे उसका कम हुआ वो टेम्परेचर आ गया TF। ये अब इसका है इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, मतलब ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट जब सॉल्यूशन कन्वर्ट हुआ सॉलिड में। इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर सॉल्यूशन कन्वर्ट टू सॉलिड, वो था जहां सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ सॉलिड में। ये है जहां कौन कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशन कन्वर्ट हुआ सॉलिड में। तो आप देख रहे हो भी जो प्योर सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हायर टेम्परेचर पे है, और जो सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लोअर टेम्परेचर पे है। आगे दोनों इकट्ठे हैं क्योंकि वो बन तो सॉलिड ही गए, दोनों बनने के बाद तो सॉलिड है। तो कहने का मतलब है बी TF नॉट है प्योर सॉल्वेंट का, TF है सॉल्यूशन का। ओके, तो यहां पे TF नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, TF नॉट रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और आपको साफ दिख रहा है TF नॉट किससे ज्यादा है, TF से। तो TF नॉट माइनस TF जो हो जाएगा उसे हम बोलेंगे डेल्टा TF। डेल्टा TF का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट बच्चों, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है सबको? हाँ, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने ये मेजर किया है भी ये जो डिप्रेशन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ओके, तो फिलहाल आप इतनी बात समझ गए क्या क्या समझाया मैंने। सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। तो ये ए लाइन आ रही है सॉल्वेंट के लिए, कितने पे, TF नॉट पे इक्विलिब्रियम है। फिर जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम कर देंगे तो वेपर प्रेशर कम होता गया, तो सॉलिड के बराबर किस टेम्परेचर पे हुआ, TF पे। तो TF नॉट माइनस TF को बोलते हैं डेल्टा TF, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है वो बाद में बताते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है,
TF नॉट माइनस TF, प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। ठीक है, ग्राफ समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, आना चाहिए समझ सबको। देख लीजिए, कर लीजिए नोट, फिर चलते हैं आगे। चलिए करें ना। तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। जान गए आप सब? वेरी गुड। अब सुनिए आगे क्या होता है। ये जो डेल्टा टीएफ है, वैसे ही जैसे पहले था, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम के। एम बोलते हैं मोलैलिटी को, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के डेल्टा टीएफ बनता है के एफ इंटू एम। अब यहां पे के एफ को बोलते हैं, जैसे वहां पे था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये नोट करने वाली बातें कर लीजिए नोट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका एक और नाम भी है, वो इबिलियोस्कोपिक था, ये कहलाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये क्रायोस्कोपी क्या होती है? क्रायोस्कोपी वो ब्रांच होती है साइंस की जो ये बताती है भी कैसे कोई सोल्यूट पॉइंट डिक्रीज होता है, क्या डालने से? इट्स अ दैट ब्रांच which deals about decrease in freezing point। जैसे पानी में नमक डाल दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा, ऐसे क्रायोस्कोपी बोलते हैं। which deals about decrease in freezing point। तो क्रायोस्कोपी वो ब्रांच है, तो इसलिए उस कांस्टेंट का नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और पिछले वाला था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टीएफ के एफ इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो के एफ जो होता है वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ, तो अगर मैंने फिर मोलैलिटी 1 डाल दी तो डेल्टा टीएफ क्या रह गया? के एफ। यानी कि ये कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू numerically equals to depression in freezing point for 1 molar solution। depression in freezing point for 1 molar solution। तो कहता है जी 1 molar solution के लिए जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं KF। KF मतलब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। क्योंकि अगर हम मोलैलिटी 1 रख देंगे तो डेल्टा टीएफ केएफ के बराबर हो जाएगा। केएफ मैंने आपको बताया था, जैसे के भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो केएफ भी किस पे डिपेंड करता है? केएफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है। नॉलेज के लिए ये बता रहा हूं, केएफ का फॉर्मूला mr tf नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इन 2000, ये केएफ का फॉर्मूला है। अच्छा, यूनिट्स क्या थे केएफ के, वो आपको बताए थे। यूनिट्स होते हैं इसके केल्विन, मोलल इनवर्स, तो मोलल को खोल के आ जाता है केजी मोल इनवर्स, क्योंकि मोल पर केजी होता है ना मोलैलिटी, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बस अब तो इजी बातें हैं, लिखने वाली बातें हैं सारी। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। आर रियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है सबको कितनी होती है? 8.314।
जूल पर मोल पर केल्विन, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जैसे वाटर हुआ तो 18 लेना है। डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब होता है कितनी हीट चाहिए 1 मोल लिक्विड को वेपर बनाने के लिए, राइट। 1 मोल लिक्विड को वेपर नहीं, सॉरी, सॉलिड बनाने के लिए जितनी हीट चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके। तो जैसे वहां पे वेपराइजेशन था, यहाँ पे फ्यूजन है। वहां पे लिक्विड को वेपर बनाना था बॉइलिंग पॉइंट में, यहाँ लिक्विड को सॉलिड में बनाना है, कन्वर्ट करना है, और 1000 तो 1000 है ही है, तो ऐसे करके KF की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। तो अब न्यूमेरिकल में बस मोलालिटी को सॉल्व करना है। और एक बात, क्योंकि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, हेंस हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये भी बोल सकते हैं भी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सभी बातें आप कर लीजिए नोट, एक बार देख लीजिए, चलेंगे तो हम कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। Depression in freezing point is a colligative property. TF is equals to KF into molality. तो delta TF is called depression in freezing point, directly proportional to molality. Molality का मतलब number of moles of solute, क्योंकि ये सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान में रखिएगा। KF वहां पे था इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां आ गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ओके। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये हमें गिवन होगी इसकी वैल्यू, ये सिर्फ बता दिया भी कंपटीशन में काम आ जाता है, तो पता होना चाहिए सबको, राइट। आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर धीरे धीरे काम आएंगी चीजें। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। चलिए, क्या होता है जी, आगे कर देंगे अब सब। आ रहे समझ में टॉपिक, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कल की क्लास में की थी हमने, पिछली वाली क्लास में की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज की क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, वो बहुत बढ़िया, वो भी लाइफ की एप्लीकेशन से जुड़ा है। ये भी लाइफ की एप्लीकेशन से जुड़ा, आप ढूंढना इसकी एप्लीकेशन, आपको समझ में आएंगी। कुछ मैं भी बता के भेजूंगा आज आपको। न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा इनके। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना भी, डेल्टा TF बराबर है KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का वैल्यू क्या होती थी, याद करो, फर्स्ट 2 क्लासेस से कवर करवाता आ रहा हूं। जिनको पिछली क्लासेस नहीं क्लियर, वो पहले प्लेलिस्ट में जाके सारे पिछले लेक्चर्स चेक करो, तभी आगे पढ़ने का मजा आएगा। तो पहले पिछली क्लासेस सारी क्लियर करते जाइए। WB बाय MB इंटू WA इंटू 1000, समझ रहे हैं सारी बातें। WB का मतलब, हाँ, तो WB का मतलब क्या होता था, तो टर्म्स की मीनिंग आपको पता ही है। यहाँ पे डेल्टा TF का मतलब डिप्रेशन हो गया, WB मतलब गिवन मास कितना है सोल्यूट का, WA का मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MB का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हाँ, W मतलब गिवन मास और M से मोलर मास। और
KF अभी बताया आपको, कौन सा कांस्टेंट? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYSCOPIC। क्या मतलब? जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डील करे, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सुनिए, न्यूमेरिकल करवाता हूं, पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। सुना आप लोगों ने? अब आपको जैसे पता चल गया भी, अगर हम पानी में शुगर डिसॉल्व कर देंगे या नमक डिसॉल्व कर देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो सारा प्रोसेस आपने समझ लिया कि पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी जो इक्विलिब्रियम आएगी सॉलिड के साथ वो लो टेम्परेचर पे आएगी। आप समझ गए ना? अगर पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। हाँ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जब हम पानी के अंदर कुछ चीज पानी हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि वाटर आपको पता है बहुत जगह सॉल्वेंट यूज होता है। पानी के अंदर हम कोई भी ऐसा सॉल्यूट डालते हैं जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, तो फिर वो बर्फ जमने से रोकेगा, तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहलाएगा। बच्चों, पानी ना रेडिएटर में, कार में रेडिएटर में यूज होता है, कूलेंट का काम करता है। तो कूलेंट का काम जब करता है, लेकिन अगर यही कार हम कुछ ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे टेम्परेचर बिलो जीरो रहता है, बहुत से ऐसे हैं जहां टेम्परेचर बिलो जीरो चला जाता है, तो वो पानी रेडिएटर में फ्रीज कर जाता है, फिर वो कूलेंट इफेक्टिव नहीं रहता। तो उससे क्या होता है, रेडिएटर भी खराब होने का रहता है डर, और वो कूलेंट का काम भी नहीं कर पाता। तो हम पानी के अंदर डाल देते हैं एक लिक्विड, उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या डाल देते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है CH2OH। CH2OH पहले भी बताया था मैंने आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं या सिंपल ग्लाइकोल बोलते हैं। अब इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी डाल के आप पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिप करवा सकते हो जितना आप चाहो। पता वही फॉर्मूला लगेगा ना, जितना आप ज्यादा गिवन मास डालोगे उतना डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो पानी के फ्रीजिंग को रोकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। जहां हमें जरूरत है भी पानी ना फ्रीज हो तो वहां पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। तो आप एक बस लिख सकते हो, वाटर मिक्स्ड विद इथाइल ग्लाइकोल, वाटर मिक्स्ड विद इथाइलिन ग्लाइकोल is used in the radiators of car। कहां यूज होता है? कार के रेडिएटर्स में। to prevent water from freezing and is known as, और इसे हम क्या बोलते हैं? and is known as एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। और ये कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहलाता है। राइट? क्लियर होगी बातें सारी? चलिए तो कर लीजिए, वाटर मिक्स्ड विद इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन द रेडिएटर टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग एंड इसे हम बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, राइट? तो इससे क्या हुआ, मतलब पानी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ मिक्स करके हमने फ्रीजिंग से रोक लिया। एक ऐसी और एग्जांपल है, जैसे कुछ देशों में बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ को हमने क्लियर करना है रोड से। तो बर्फ को रोड से क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं? बर्फ के ऊपर नमक डालते हैं, NaCl या कैल्शियम क्लोराइड। जब नमक और कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है बर्फ के ऊपर, तो बर्फ अपने आप पिघल जाती है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बर्फ जो है वो 0 सेल्सियस पे जम गई। जब हमने उसके अंदर नमक डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया तो वो बर्फ अपने आप ही पिघल गई, क्योंकि जो टेम्परेचर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वो तो ज्यादा है, और बर्फ बनने के लिए अब और कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि वो तो अब सोल्यूशन बन गया, क्योंकि हमने नमक डाल दिया ना। तो ऐसे ये भी एग्जाम्पल है, एंटी फ्रीज की ही एग्जाम्पल है। भी बर्फ को पिघलाने के लिए हम NaCl और CaCl2 का स्प्रे करते हैं,
जिन देशों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और वो स्नो को रोड से क्लियर कर देते हैं, तो ड्राइविंग में ठीक रहता है, तो ये वहां के करते हैं, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी एग्जांपल यूज करेंगे, NaCl and CaCl2 are used to clear snow from roads. As when mixed with ice, they lower its freezing point and hence ice melt. तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देंगे और आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, एंड हेंस आइस मेल्ट। तो आइस मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो नमक और NaCl एंड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और NaCl का मिक्सचर हम यूज करते हैं, यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम द रोड्स। When mixed with ice, they lower its freezing point, hence ice melt. तो ऐसा भी किया जाता है, ये भी एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन के एग्जांपल में आता है। ये रेडिएटर्स में करते हैं, वो रोड्स में प्रेफर करते हैं, राइट। तो मतलब ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के एग्जांपल्स में आता है। चले आगे, तो और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप ढूंढिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रैक्टिस। तो वापस आते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला क्लियर है, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, KF मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते थे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, कर लो आप नोट, फिर हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाते हैं एक तो, बस फिर आज की क्लास ओवर करेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला लिखा रहता है, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल formula CH2OH is mixed with 600 gram of water. Mixed with 600 gram of water. Calculate, दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कितना हुआ, नंबर 2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कितना हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो प्योर सॉल्वेंट में से अगर हम डिप्रेशन, मैं बताता हूं आगे आपको, पहले देखो गिवन क्या है हमें। तो ये अब रब कर दें, फॉर्मूला तो पता ही है आप सबको। चलिए एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, फिर मैं रब करता हूं। देखो क्या क्या गिवन है, गिवन WB कितना 45, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना CH2OH, दो कार्बन हो गए, 4 5 6 हाइड्रोजन, तो कार्बन का कितना होता है 12 पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 16, कितने हैं 2, तो 24 + 6 + 32,
62 ग्राम किसका हो गया? ग्लाइकोल का। तो ग्लाइकोल का मोलर मास आ गया 62। आगे क्या करना है अब? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना? सॉल्वेंट का मोलर मास चेक करो कितना गिवन है? 600 ग्राम। अच्छा, मैं केएफ बताना भूल गया। केएफ गिवन था क्वेश्चन में, केएफ फॉर सॉल्वेंट गिवन है, पानी का केएफ क्वेश्चन में गिवन है 1.86। पानी का फिक्स होगा, ठीक है, हर सॉल्वेंट का फिक्स होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो केएफ गिवन कितना है? 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। लगाओ, अब फॉर्मूला क्या था बोलो, याद करो। फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, नीचे है डब्ल्यू ए इंटू 1000। करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, डेल्टा टीएफ निकाल लें, केएफ कितना? 1.86, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सोल्यूट 45, मोलर मास कितना? 62, सॉल्वेंट कितना? 600 इंटू क्या किया? 1000। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 2.25 केल्विन। तो इतना हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक और चीज फाइंड करनी है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर याद करो डिप्रेशन का क्या फॉर्मूला था? डिप्रेशन का फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ बराबर था टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सबको पता है? 20 सेल्सियस से 273 केल्विन। सोल्यूशन का निकालना है और डिप्रेशन कितना आया? 2.25। तो ये इधर चला गया और ये इधर ले आओ, तो टीएफ की वैल्यू आ गई 273 माइनस 2.25, यानी कि 270.75 केल्विन। तो ये आ गया फ्रीजिंग। नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट, ये वाला सोल्यूशन का। अगर आप इसे केल्विन में लिखना चाहते हो तो रिलेशन क्या था? बड़ा टी बराबर होता है छोटा टी प्लस 273। बड़ा टी कितना आ गया? सोल्यूशन का ही है ना ये, 270.75 माइनस 273 कर लीजिए, तो 270.75 माइनस 273, ये बन गया माइनस ऑफ 2.75, माइनस ऑफ 2.75 सेल्सियस, 2.25 सेल्सियस, राइट। तो माइनस 2.25 सेल्सियस। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में बताओगे तो माइनस 2.25 सेल्सियस हो गया सोल्यूशन का, और अगर आप केल्विन में बताओगे तो 270.75 केल्विन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने निकालना है। देख लीजिए क्या गिवन है क्वेश्चन में। 45 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल है, मिक्स किया हमने 600 ग्राम वाटर के साथ, तो WB हो गया 45, मोलर मास निकाल लिया फॉर्मूला इस्तेमाल करके 62, KF गिवन था, फॉर्मूला में वैल्यूज डालिए, बस सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। अंत में एंड में क्या करना है? डेल्टा TF की वैल्यू TF नॉट माइनस TF, प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, यही सीखे ना। तो सोल्यूशन का कितना? 273 माइनस 2.25, इतना। अगर आप सेल्सियस से ले सकते थे तो इसे 0 भी डाल सकते थे, सीधा आ जाता, या बाद में केल्विन वाला सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए। स्मॉल टी की जो वैल्यू आई वो आ गई, स्मॉल टी की वैल्यू आ गई कितनी? माइनस 2.25 सेल्सियस। तो इस तरह से कन्वर्ट करना है सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में, राइट। तो समराइज करते हैं आज के लेक्चर को, क्या क्या सीखा हमने। तो हमने सीखा फ्रीजिंग पॉइंट क्या मतलब होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, वेपर प्रेशर की फॉर्म में लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। तो जब हम पानी के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो फिर इक्विलिब्रियम लोअर टेम्परेचर पे आती है जब लिक्विड और सॉलिड बराबर होते हैं। तो इसे डिप्रेशन बोलते हैं। वो ग्राफ अच्छे से करिएगा। फॉर्मूला आपको बताया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, क्योंकि ये भी मोल्स की संख्या पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। WB बाय MB इंटू WA इंटू
1000। वैल्यूज डाली, न्यूमेरिकल की हो जाएगा। मैं आपको और भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगा। न्यूमेरिक अच्छे से पढ़िएगा, टॉपिक को रिवाइज करिएगा, सारा आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सारे लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पढ़िए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।